चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एक बार कोई मुझे मैसेज करके बताए कि सब कुछ क्लियर है, मेरी आवाज आप तक आ रही है और दिखाई दे रहा हूं मैं, दोनों चीजें क्लियर हैं। तो प्रियंका ने कह दिया गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, क्लियर है। प्रियंका ने लिख दिया, शिवानी ने लिख दिया, कैलाश ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। अहिल्या ने, दिनेश ने, भारती ने, दीक्षा ने, शुभांगी ने, कैलाश ने, कुलदीप ने, द्रुपल ने, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। दीपक ओझा ने भी लिख दिया, रावत ने, साहू ने, बहुत बढ़िया है ना। तो मैं 3-4 लोगों के मैसेज देखता हूँ, बस इतने में आप लोगों के मैसेज देख लिए, मतलब सब कुछ क्लियर है। नमस्कार भाई निधि। चलो तो शुरू करते हैं भाई अपन आज की क्लास। और क्लास की शुरुआत में अपन एक मोटिवेशनल शायरी रखते हैं। आज की शायरी है, मुसीबतें हैं, मुसीबतें हैं तो थोड़ा मुस्कुरा के चलो। पढ़ते टाइम आपको थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी, कहीं कहीं पे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, थ्योरी थोड़े से ऐसे लगेंगी कि भाई टफ लग रही है, लेकिन आपको उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे आप और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी थ्योरी करेंगे अपन लोग। तो मुसीबतें हैं तो थोड़ा मुस्कुरा के चलो, आंधियों को पैरों तले दबा के चलो, मंजिल की औकात ही नहीं कि वह तुम्हें मिले ही नहीं, मंजिलों की औकात ही नहीं कि वो तुम्हें मिले ही नहीं, बस भरोसा खुद पर इस कदर जगा के चलो। अच्छी शायरी भाई आज की, है ना। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल मोटिवेट रहना है पर डे, और पर डे अपन 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। शुरुआत में बायोकेमिस्ट्री हमारी चल रही है, और बायोकेमिस्ट्री में शुरुआत में हमने स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में क्या है भाई, हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं बड़े बड़े, पहले हम उनको पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल में हमारा कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, लिपिड हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन है, हम प्रोटीन पे आज डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है प्रोटीन, और थोड़ा सा मिलता जुलता वही कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड वाले टॉपिक हैं उनसे ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें भी अपन को पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है और मेटाबॉलिज्म पढ़ना है बाद में। हालांकि इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अपन ने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, उन दोनों में इसका क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों करता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज? क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन अपन को 2 तरह से पढ़ना पड़ता है। एक तो इसका जो प्रोटीन टॉपिक है, प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में इसकी जो सिंगल यूनिट है, जो इसकी पहली स्ट्रक्चरल यूनिट है, कौन सी यूनिट होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में भी अपन को पढ़ना पड़ता है, उसका भी क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, टाइप अपन पढ़ेंगे, है ना। तो एक ही टॉपिक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में पहले पूरा बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रोटीन, उसके बारे में भी कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लासिफाई किस तरह से करेंगे, वो भी पढ़ना है। साथ साथ में उसकी जो छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड, उसके बारे में भी फिर पढ़ना है। उसके भी क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर उनका किस तरह से होगा। तो इस तरह से 2-2 चीजें एक साथ आती, तो थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा अपन को कंफ्यूज करता है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इजी है, समझते हुए आप चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो टॉपिक आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। चलो तो शुरू करते हैं भाई। प्रोटीन को, प्रोटीन होते क्या है? प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है। अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन है। हमारे कार्बोहाइड्रेट भी लॉन्ग चेन है, हमारे लिपिड भी लॉन्ग चेन के ही रूप में होते हैं। हमें हमारे जो बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये हमारे सबसे बड़े बायोमोलिक्यूल माने जाते हैं बॉडी के। और तीनों ही मॉलिक्यूल चेन के फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी अपन ने देखा भाई, है ना, और लिपिड को अपन ने देखा फैटी एसिड के चेन में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीपेप्टाइड की चेन में होते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड की
चेन में होते हैं, मतलब इनकी जो सिंगल यूनिट होगी वो क्या होगी, अमीनो एसिड होगी, और एक अमीनो एसिड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से जुड़े होते हैं। लॉन्ग चेन अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन होगी वो प्रोटीन बनाती है। और इसमें अगर अपन मेजर एलिमेंट की बात करें तो मेजर एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार चीजें, ये चार जो है वो इसके मेजर एलिमेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे, इसमें से कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन नहीं था उसमें, है ना। तो इसमें एक नाइट्रोजन और अलग से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो मेजर एलिमेंट है, मेजर क्यों बोला भाई, इसके अलावा भी जब अपन प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन के बहुत सारे टाइप हैं, तो उनके टाइप में अलग अलग टाइप में कुछ और एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया रावत ने कहा, जैसे सल्फर जुड़ सकता है, बहुत बढ़िया रावत है ना। सल्फर के अलावा भी और चीजें जुड़ सकते हैं, तो उनके हिसाब से फिर उनके टाइप अपन ने पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन उसके मेजर अगर अपन एलिमेंट की बात करें, बड़े बड़े जो चीजें हैं वो सिर्फ 4 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जितने भी जो प्रोटीन होते हैं उनमें लगभग कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो लगभग एक जैसी होती है। और अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड में एक कार्बन जो होता है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, बीच वाला सेंटर वाला एक कार्बन होगा जिसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस अल्फा कार्बन से एक तरफ एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप ध्यान से देखते हुए चलो ना, एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। प्रोटीन जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक अमीनो से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। लेकिन अगर अपन सिंगल अमीनो एसिड देखें तो सिंगल अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, है ना। इसमें क्या होगा, एक बीचों बीच एक कार्बन होगा और उस कार्बन से एक तरफ एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा। अमीनो ग्रुप मतलब NH और 2, NH2 जुड़ा होगा, इसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ COOH जुड़ा होगा, COOH जुड़ा होगा। तो ये COOH जो है इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा दो के अलावा फिर वेरिएबल चेन होंगी और अलग दूसरे कुछ चेनें इसके साथ जुड़ी होंगी, और चेन जुड़कर फिर आपस में ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन में कैसा होगा, अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। और अमीनो एसिड की बात करें अपन, एक अमीनो एसिड को अगर अपन निकालें तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक तरफ उसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा NH2, दूसरी तरफ उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा COOH, ठीक है। और इसके बाद में फिर कुछ चेन अलग से इसमें जुड़ी हो सकती है ना, तो वो चेन के आधार पे फिर उनके अलग अलग टाइप होते हैं प्रोटीन के, ठीक है भाई। तो और अपन आगे चले, इसका जो अमीनो एसिड का जो वाला एंड है, अमीनो एसिड वाला जो है ना, अमीनो ग्रुप वाला जो एंड है, इसको हम एन टर्मिनस कहते हैं, या फिर हम इसको अमीनो टर्मिनस भी कह सकते हैं। मेडिकल टर्म है भाई। अमीनो ग्रुप में अपन बात कर रहे हैं, अमीनो ग्रुप में जिस तरफ अमीनो एसिड जुड़ा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आयुषी ने लिखा COOH जो होता है वो एसिडिक होगा, NH2 जो होगा वो बेसिक होगा, बहुत बढ़िया आयुषी, है ना। बढ़िया, रावत ने भी यही सेम चीज बोली है ना। तो बिल्कुल सही चीज इंक्लूड की आप लोगों ने। अमीनो जो ग्रुप होगा वो बेसिक नेचर का होता है, जबकि कार्बोक्सिल क्या है, एसिड है, एसिड है तो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। जिस तरफ ये अमीनो जुड़ा रहता है उसको अपन एन टर्मिनस कहते हैं। एन अपन ने क्यों बोला, क्योंकि NH2 इसका जो फार्मूला होगा वो NH2 होगा, तो यहां से अपन ने एन निकाला तो इसको अपन एन टर्मिनस या फिर अपन इसको अमीनो टर्मिनस भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो COOH ग्रुप जुड़ा है इस वाले को अपन C टर्मिनस, C यहाँ भाई C से फॉर्मूला जो है वो C से शुरुआत हो रही है, तो अपन इसको C टर्मिनस या फिर अपन इसको कार्बोक्सिल टर्मिनस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोटीन का जो बेसिक अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो एसिड होता है, उसके स्ट्रक्चर में ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। थोड़ा और डीप में चलते हैं अपन अमीनो एसिड के। मैं फिर बोलूंगा प्रोटीन और अमीनो एसिड दोनों को ही अपन को डीप में पढ़ना है। प्रोटीन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड को भी डिटेल में पढ़ेंगे। और थोड़ी सी कंफ्यूजन अपन को इसमें इस चैप्टर में इसी में आती है कि प्रोटीन के टाइप अलग हैं, अमीनो एसिड के टाइप अलग हैं। अमीनो एसिड को पहले अपन देख लेते हैं, है ना। अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई, अमीनो एसिड में अपन ने देखा
और थोड़ी देर पहले आयुषी ने और रावत ने भी यही बात बोली कि एसिडिक नेचर का होता है COOH, जबकि बेसिक नेचर का होता है NH2, है ना। ये दोनों ग्रुप की वजह से दोनों में जो अमीनो एसिड होगा इसमें दोनों तरह की क्वालिटी होंगी, एसिडिक नेचर का भी होगा ये थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेसिक नेचर का भी होगा। अब इसमें दोनों में कौन सी चीज ज्यादा है? अगर NH2 ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा नंबर में है NH2, तो ये बेसिक नेचर का हो जाएगा अमीनो एसिड। और अगर COOH ज्यादा हो गया तो फिर ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों में से जिसके नंबर ज्यादा होंगे, अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके आधार पर ही होगी। NH2 ज्यादा है तो बेसिक नेचर का हो जाएगा, और अगर COOH ज्यादा है तो ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। और दोनों तरह की इसकी में प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन कुछ कुछ अमीनो एसिड होते हैं उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो दोनों बिल्कुल सेम नंबर में होते हैं। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनमें COOH और NH2 दोनों की जो नंबरिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अब सेम होगी तो क्या होगा, ना तो वो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक होंगे, है ना। इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं उनको अपन ज्विटर आयन कहते हैं, ठीक है। इस तरह के अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे? ज्विटर आयन, क्योंकि उनमें ना तो एसिडिक नेचर होते हैं, वो एकदम न्यूट्रल होते हैं ना तो वो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है भाई। अमीनो एसिड। अब आगे चले अपन, अगर अपन प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में लगभग 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। ये अपना प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना। प्रोटीन में अपन ने क्या देखा, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लगभग अपन बात करें तो प्रोटीन में लगभग 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। और ये जो 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हैं, इनको भी हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हमारी बॉडी की जरूरत के हिसाब से, है ना। हमारी बॉडी के लिए कितने एसेंशियल हैं उसके आधार पर हम इन अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल धनुष ने कहा, न्यूट्रल भी कह सकते हैं अपन, धनुष बहुत बढ़िया। तो जो जरूरी है उसको हम एसेंशियल कहेंगे, है ना। टाइप की बात कर रहे हैं अपन अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड 3 टाइप के हो सकते हैं, और ये किस आधार पे किया अपन ने? अपनी बॉडी की जरूरत के आधार पर। जो जरूरी है उसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। जो हमारी बॉडी के लिए कम जरूरी है, जरूरी तो है लेकिन कम जरूरी है, उसको हम सेमी एसेंशियल कहेंगे। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं होते हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे, है ना। तो अमीनो एसिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। और अपन ने बात की कि भाई टोटल जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलकर बनते हैं, है ना। 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। तो 20 में से 8 अमीनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं एसेंशियल, हमारे बॉडी के लिए वो जरूरी होते हैं। इन 8 अमीनो एसिड को हमारे खाने पीने में जरूरी होता है। और 8 कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए ना। एक बार नाम पढ़े आप कौन कौन से हैं। पहला है विलाइन, दूसरा है आइसोल्यूसिन, तीसरा है फेनिल एलेनिन, तीसरा है चौथा है मेथायोनिन, पांचवा लाइसिन, छठवा है ल्यूसिन, और सातवां है थ्रेओनिन, और आठवां है ट्रिप्टोफैन। ये टोटल 8 जो अमीनो एसिड होते हैं। एक बार फिर से नाम मैं पढ़ता हूं। राजेश्वरी ने कहा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, चाइल्ड में बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है राजेश्वरी ने। जो सेमी एसेंशियल वाले अमीनो एसिड हैं वो एक एडल्ट पर्सन के लिए जरूरी नहीं होते, खासतौर पर चाइल्ड में, बच्चों में उनकी जरूरत ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया राजेश्वरी, ठीक है। एडल्ट में ये जो 8 हैं इनकी तो बिल्कुल जरूरत होती ही होती है ना। 8 कौन कौन से हैं? विलाइन है, आइसोल्यूसिन है, फेनिल एलेनिन है, मेथायोनिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, थ्रेओनिन है और ट्रिप्टोफैन है। ये टोटल 8 हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इनको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बन सकती है, और ट्रिक जो मैंने बनाई है ना उसके हिसाब से ही मैंने इनके नंबर जमा दिए। VIPMLT, बड़ा अच्छा वर्ड निकल के आता है, VIPMLT। हम जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये बड़े VIP होते हैं ना। तो VIP हैं हम, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है भाई, L वाले जो वर्ड हैं 2 हैं और T वाले वर्ड 2 हैं। तो LT पे अपन ने ज्यादा फोकस कर दिया, उसको LT और T2 कर दिया। कैसे निकलेगा भाई इस ट्रिक से? इनके नाम कैसे निकलेंगे एक बार पढ़ते हुए चलो। बिल्कुल मिलाओगे आप तो बिल्कुल नाम निकल आएंगे, है ना। आप एक वर्ड याद रख लोगे VIPMLT,
और इससे आपके टोटल 8 अमीनो एसिड निकल जाएंगे ना। कैसे? V से निकलेगा विलाइन, I से निकलेगा आइसोल्यूसिन, P से निकलेगा अपना फेनिल एलनिन, M से निकलेगा अपना मैथानिन, और L फिर 2 हैं, 2 L है, मतलब L वाले अमीनो एसिड 2 आ रहे हैं, पहला है लाइसिन और दूसरा है ल्यूसिन, और T वाले भी फिर 2 हैं, एक है अपना थ्रेओनिन और दूसरा है ट्रिप्टोफैन। ठीक है भाई, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। सेमी इसेंशियल जो होते हैं, थोड़ी देर पहले राजेश्वरी ने बोला बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है, एडल्ट के लिए जरूरी नहीं है, लगभग ना भी हो तो काम चल जाता है अपना। ठीक है, सेमी इसेंशियल वाले अमीनो एसिड 2 होते हैं, पहला होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन। वैसे तो ट्रिक को याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन आप याद करोगे तो हाँ हाँ BIP होते हैं, MLT ऐसे करके लिख सकते हैं उसको, हाँ शब्द निकल सकता है, हाँ है ना, हाँ में मतलब HA मतलब हिस्टिडीन और आर्जिनिन है ना। हालांकि सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड हैं, तो अपन को ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। सेमी इसेंशियल को ज्यादा याद रखना आप, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर सेमी इसेंशियल ही ज्यादातर पूछा जाता है। कौन से हैं सेमी इसेंशियल? आर्जिनिन है और अपना हिस्टिडीन, ये 2 जो होते हैं वो हमारे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसके अलावा फिर बाकी के देखो 8 तो ये अपने इसेंशियल हो गए, 2 हमारे सेमी हो गए, टोटल 10 की अपन ने बात कर ली। और अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया कि 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, है ना। तो अब जो बच रहे हैं 10 बाकी और बच रहे हैं, तो जो 10 बच रहे हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो उन 10 के भी नाम हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से आता है भाई, 4 ऑप्शन आपके पास है, वो 4 में से आपको बताना है इसमें से एसेंशियल कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा है। तो आप सिर्फ एसेंशियल को ही याद कर लोगे तो नॉन एसेंशियल अपने आप बन जाएगा, है ना। तो आप 20 नाम को याद ना करने पर 20 नाम याद ना करने की जगह पर सिर्फ 10 नाम याद कर लो, जो इसेंशियल और सेमी इसेंशियल वाले अमीनो एसिड हैं, सिर्फ आप उनको ही याद कर लोगे तो नॉन इसेंशियल से क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि इनमें से अगर कोई नाम नहीं हुआ इसका मतलब वो नॉन इसेंशियल है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं नॉन इसेंशियल वाले, इन 10 को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सारे के सारे फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है भाई, आगे चले अपन। अमीनो एसिड में कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में है? पहला है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। कुछ पॉइंट जो है ये एग्जाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड की अपन बात कर रहे हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों मिलाकर, उन 20 में से सबसे छोटा अमीनो एसिड जो होगा वो, सबसे सिंपल जो होगा वो ग्लाइसिन होगा। अब आपके दिमाग में आएगा भाई सबसे सिंपल आप किस तरह से बोल रहे हैं, सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही है, आपने बोला एक तरफ NH2 दूसरी तरफ COOH है, फिर ये सिंपल कहां से हो गया ग्लाइसिन? तो इन दोनों को छोड़कर जो R चेन की अपन बात कर रहे थे, R चेन सब में फिर अलग अलग होगी, R चेन के अलग होने के हिसाब से ही फिर उनके नाम फिर अलग अलग हैं। तो ग्लाइसिन इनमें ऐसा है जिसमें सबसे छोटी चेन है, R चेन उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, R चेन ज्यादा लंबी चेन नहीं होगी। ठीक है, तो ग्लाइसिन जो होता है वो अमीनो एसिड का सबसे सिंपल वाला फॉर्म होता है। इसके अलावा फिर कोलेजन बड़ा अच्छा है अमीनो एसिड। क्यों है अच्छा? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है कोलेजन। आपको याद होगा जब अपन ने स्ट्रक्चर शुरुआत में जब अपन टिश्यू पढ़ रहे थे तो अपन ने कोलेजन फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो इसी प्रोटीन से बनते हैं, यही अमीनो एसिड से बनते हैं, कोलेजन से, है ना। तो कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और ये जो कोलेजन होता है ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा। पहला ग्लाइसिन, दूसरा है प्रोलिन और तीसरा है लाइसिन। अब देखो यहाँ पर प्रोलिन शब्द आया, लेकिन प्रोलिन अपन ने कहीं ऊपर पे नहीं पढ़ा, है ना। इसका मतलब प्रोलिन क्या हो गया? हमारे लिए नॉन एसेंशियल हो गया। जो नाम इन 10 में से नहीं आ रहा है इसका मतलब वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, अपन अलग से नॉन एसेंशियल इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इससे आप निकाल सकते हो एग्जाम में। मान लो क्वेश्चन ये आया कि भाई मान लो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि इनमें से नॉन एसेंशियल कौन सा है, तो आप जस्ट आपको क्या देखना है, इसमें से आपको जस्ट ये देखना है कि इसमें से एसेंशियल कौन कौन से हैं। रिजेक्शन क्राइटेरिया आपको लगाना है ना। अपन ने एसेंशियल में इतने नाम पढ़े, उसमें प्रोलिन नहीं है, और प्रोलिन नहीं है इसका मतलब प्रोलिन जो होगा वो हमारा कौन सा होगा? नॉन एसेंशियल के अंदर आ जाएगा, है ना। बाकी अपन ने लाइसिन पढ़ाई है ना, ग्लाइसिन भी हमारे लिए नॉन एसेंशियल हो गया, है ना। ठीक है, तो
कोलेजन जो होते हैं वो 3 से मिलकर बनेंगे, ग्लाइसिन से, प्रोलिन से और लाइसिन से, 3 चीज से मिलकर। बहुत बढ़िया, ग्लाइसिन भी होगा, दीपक ओझा ने बिल्कुल सही बोला, दीपक, हाँ बहुत बढ़िया। ग्लाइसिन जो होगा वो भी हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, प्रोलिन भी हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, लाइसिन लेकिन हमारे लिए एसेंशियल होगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे चले अपन। एक और बहुत अच्छा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्रिएटाइन। क्रिएटाइन आगे चल के जब अपन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक क्रिएटिनिन टेस्ट आएगा, है ना, तो वो क्रिएटिनिन जो होता है वो एक्चुअली क्रिएटाइन से ही बनता है। क्रिएटाइन एक प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन होता है ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। हमारी जितनी भी मसल्स हैं बॉडी की, उन बॉडी की मसल्स में ये वाला जो प्रोटीन होता है ये मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है। हमारे तीनों बायोमोलिक्यूल की अपन बात कर रहे थे बड़े बड़े, है ना, जिसमें अपना कार्बोहाइड्रेट आया, लिपिड आया और तीसरा अपन आज पढ़ रहे हैं प्रोटीन। तीनों जो होते हैं वो अपनी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी अपन ने पढ़ा था भाई, लिपिड ज्यादा एनर्जी देता है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी का सोर्सेस है, और प्रोटीन भी है जो हमको एनर्जी देने का काम करता है। हमारी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन देता है वो उसमें मेन जो होता है वो क्रिएटाइन होता है, और क्रिएटाइन एक तरह का प्रोटीन होता है। जब ये टूटता है तो टूटने के बाद वो क्रिएटिनिन बनता है। आपको अपना पढ़ेंगे आगे चल के, क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारा इसी से ही बनता है, ठीक है। क्रिएटाइन जो होता है वो ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन, इन 3 से मिलकर बनेगा। कौन कौन से 3, एक बार फिर से नाम देखो आप, आर्जिनिन से, ग्लाइसिन से और मेथियोनिन से, है ना। इसमें ग्लाइसिन ही हमारा नॉन एसेंशियल है, बाकी आर्जिनिन को अपन ने सेमी में पढ़ा और मेथियोनिन को अपन ने एसेंशियल के अंदर पढ़ा, ठीक है भाई। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, दीपक ने कहा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। अमीनो एसिड के ये हमारे टाइप हो गए हैं 3 टाइप के, लेकिन इनके अलावा भी फिर जब अपन क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे तो इन अमीनो एसिड को फिर अलग अलग टाइप में और डिवाइड करेंगे अपन उनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना। अभी अपन ने जो टाइप पढ़े हैं ये अपन ने बॉडी की जरूरत के हिसाब से पढ़े। मैंने शुरुआत में बोला भाई आज का टॉपिक वैसे तो बहुत इजी है, बहुत ऐसा टफ वाला नहीं है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ जाती है भाई अपन को अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने अमीनो एसिड के टाइप पढ़े, वो भी एक तरह से टाइप थे ये वाले, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, लेकिन ये हमारी बॉडी की जरूरत के आधार पर है। लेकिन इसका जो मेन क्लासिफिकेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। ये आप जो टेबल देख रहे हो ये इसका मेन क्लासिफिकेशन है। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं भाई क्लासिफाई? केमिकल के स्ट्रक्चर पर के आधार पर। पहला है पोलर वाले, दूसरे होते हैं नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर इनका क्या मतलब है अपन समझते हुए चलते हैं। पोलर मतलब होते हैं हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर मतलब होते हैं हाइड्रोफोबिक। दोनों जो वर्ड हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में आ चुके हैं इनसे क्वेश्चन कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जो वाटर से दूर नहीं भागते, वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे, है ना। और उनको अपन ने यहाँ पर पोलर शब्द यूज किया। और जो हाइड्रोफोबिक होंगे, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से ये दूर भागेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से दूर जाएंगे, ये उनको अपन हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है भाई। टॉलरेंस टेस्ट शिवानी ने लिखा है, टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो ग्लूकोज के लिए होता है, छोड़ो उस पे अपन बात। अभी आप क्लिनिकल पे मत जाओ बिल्कुल भी, देखो जो चीज चल रही है आप उसी पे ही क्वेश्चन या उसी पे ही कोई डाउट रखा करो। नेक्स्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत किया करो। क्लिनिकल अपना चालू होगा, उसमें अपन टॉलरेंस भी पढ़ेंगे, ग्लूकोज टेस्ट भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। चलो तो अपन बात कर रहे थे पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब होता है ऐसे अमीनो एसिड जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसे जो केमिकल कंपाउंड, ऐसे जो अमीनो एसिड जो पानी से दूर ना भागे, पानी से जो दोस्ती कर लेते हैं उनको अपन हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जो पानी से दूर भागते हैं और दोस्ती नहीं करते उनको अपन हाइड्रोफोबिक कहते हैं, तो उनको अपन नॉन पोलर भी कहेंगे। अब पोलर जो है उनको भी अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है न्यूट्रल और दूसरा है चार्ज। न्यूट्रल थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिनमें दोनों तरह के आयन अगर बराबर हैं, पॉजिटिव आयन भी उतने ही हैं जितने नेगेटिव आयन है, दोनों आयन अगर बराबर है तो ऐसे अमीनो एसिड हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएंगे। उनके लिए अपन ने एक वर्ड अलग से भी यूज किया था, ज्यूटर आयन, है ना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया ज्यूटर आयन तो ध्यान रहना चाहिए, ज्यूटर आयन एक्चुअली अपन न्यूट्रल को ही बोलते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड को। तो पोलर में 2 टाइप के, पहले न्यूट्रल
जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों बराबर होंगे। दूसरा, या तो चार्ज मतलब या तो वो नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनको अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रल में और चार्ज में। न्यूट्रल के जो एग्जांपल है वो आपको ध्यान रखना है, चार्ज के जो एग्जांपल है वो आपको याद रखना है। अमीनो एसिड का बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा होते हैं। एक दो क्वेश्चन बने हैं, मैं उन पर डिस्कस करूंगा बाद में। न्यूट्रल के अंदर कौन कौन से हैं आप देखो एग्जाम्पल में, पहला है एस्पार्जिनिन, दूसरा है ग्लूटामिन, तीसरा है सीरिन, चौथा है थ्रेओनिन, पांचवा है टायरोसिन और छठवा है सिस्टीन। कोई ट्रिक अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो आप लोग, है ना। वैसे ही सिंपली आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ट्रिक में बहुत कई बार कंफ्यूजन होती है ट्रिक बनाने के लिए, तो अपन हर एक चीज पे ट्रिक बना दे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बगैर ट्रिक के ही थ्रू आप अगर याद कर सके तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ देखो दीपक ने लिखा, तो दीपक मैं फिर बोलूंगा, ट्रिक अगर बहुत ज्यादा हो जाती तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, जैसे अपनी VIP MLT बनी है ना, यहाँ पे भी आप इनके अगर एक एक वर्ड निकालोगे, है ना, अब आपको भी इस तरह से कुछ मेहनत करना है। AG कौन कौन से वर्ड निकल रहे हैं अपने, AGST निकल रहा है और T अपने 2 बार आ गए और इसके बाद में C आ गया। तो अगर आप इसको अगर आप ट्रिक बनाना चाहो तो बना भी सकते हो ना। कैसे बन सकता है अपन ना, CAGST मतलब कोई CA है जो कि GST पे काम कर रहा है, CAGST उसमें 2 है ना, तो हाँ बहुत बढ़िया, ACGST भी हो सकता है, बहुत बढ़िया अतुल ने लिखा, है ना। तो ऐसे बन सकती है ट्रिक, तो ACGST या GST GAC एक्ट करके प्रियंका ने बनाया, एक्ट में अपना हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, प्रियंका ने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बनाई, GST एक्ट में अपने सारे के सारे 6 वो है अपने न्यूट्रल के में आ जाएंगे ना। जी से अपना ग्लाइसिन आ गया, बस थोड़ा सा जमाना पड़ेगा आपको। अब मान लो आपको GST एक्ट के थ्रू याद करना है, तो पहले G वाला वर्ड ग्लाइसिन को रख दो, ग्लूटामिन को रख दो, है ना। फिर S को आप सीरिन को रख दो, T को आपको किसी एक को रख दो, टायरोसिन या थ्रेओनिन को। फिर एक्ट में आप एस्पार्जिन और फिर C से आप सिस्टीन को रख दो। लेकिन इस तरह से अपन याद करते हैं तो कंफ्यूजन ये होती है कि भाई T से अमीनो एसिड कोई सिंगल नहीं है, थ्रेओनिन भी अपना T से है, टायरोसिन भी है, लेकिन आप चार्ज में देखेंगे तो चार्ज में तो खैर नहीं है, लेकिन A में देखेंगे आप, एस्पार्जिन जो है वो अपना न्यूट्रल के अंदर भी आ रहा है और चार्ज के अंदर A वाला एक आ रहा है आर्जिनिन। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि A का मतलब आर्जिनिन है कि एस्पार्जिन है ठीक है। तो जब भी आप ट्रिक का यूज करें तो उसका प्रैक्टिस जरूर बहुत अच्छे से कर ले, है ना। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ट्रिक याद कर ली और ट्रिक करने के बाद आप सोच रहे हाँ हमें तो याद हो जाएगा, है ना। उनको आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार यूज करके देखना पड़ेगा कि भाई उनको आपको याद है या नहीं, है ना। इसलिए इसमें कंफ्यूजन होगी। हाँ बहुत बढ़िया, शिवानी ने लिखा यही चीज कि उनमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार वो उनके फुल फॉर्म ही याद नहीं होते, याद नहीं आ पाते अपन को। GST एक्ट करके अपन ने याद तो कर लिया, लेकिन मान लो GST एक्ट में अगर A का नाम फुल फॉर्म अगर आपको एस्पार्जिन की जगह अगर आर्जिनिन याद आ गया तो फिर वो गलत हो सकता है ना, इसलिए मैंने ट्रिक को ज्यादा यूज नहीं किया। बाकी देखो आप किस तरह से चीजों को याद कर रहे हो, है ना। कोई लंबी वर्ड भी बन सकता है, जैसे अपन एक शब्द ना लेकर कोई लंबा लंबा अगर वर्ड बनाए, कोई शायरी टाइप की बनाए तो वो भी बन सकती है। आप लोगों को अगर ज्यादा परेशानी लगे तो आप बता देना, शायरी बनाने में माहिर हूं मैं, बना दूंगा कोई, ठीक है। चलो आगे चले अपन चार्ज वाले अमीनो एसिड की बात करेंगे, तो चार्ज वाले में अपने हिस्टिडीन है, लाइसिन है ना, आर्जिनिन तो अपन बात कर ही चुके थे, एस्पार्टिक एसिड भी है, इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड भी है ना। देखो G भी ऊपर आया था अपना ग्लूटामिन, उसी तरह से नीचे भी आ गया ग्लूटामिक एसिड, है ना। तो अगर आप ट्रिक से याद करो तो ये जरूर ध्यान रखना कि जो वर्ड है वो किसके लिए है। G अगर वर्ड है तो G का मतलब ग्लूटामिन है कि ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो हिस्टिडीन, रावत ने थोड़ा और डिटेल में लिख दिया चार्ज को कि पॉजिटिव चार्ज हिस्टिडीन होता है, लाइसिन आर्जिनिन, नेगेटिव चार्ज में एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक। बहुत बढ़िया रावत ने इलाका, लेकिन हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में एग्जाम में कभी नहीं आता कि पॉजिटिव कौन से नेगेटिव कौन से हैं, चार्ज को आप याद रख लो सफिशिएंट है ना, क्योंकि इसी में ही तो इतनी कंफ्यूजन है। आगे चले अपन भाई नॉन पोलर पे चलते हैं अपन। नॉन पोलर में कौन से होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और इनको भी फिर
तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से तीन टाइप है? पहला है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जो चेन के फॉर्म में होते हैं। थोड़ी देर पहले जो स्ट्रक्चर अपन ने देखे थे, अमीनो एसिड जुड़कर एक चेन बना रहे थे, तो चेन में एक कार्बन जो ऐसा होगा जो एक सिरा बना देगा, है ना। तो जब कार्बन सिरा बना देता है एक चेन के फॉर्म में, अगर अमीनो एसिड होंगे तो उसको हमने एलिफेटिक कहते हैं। अगर वो रिंग बना दें, अगर वो चेन ना बनाकर किसी चेन को आप जोड़ दो तो वो एक रिंग बन जाएगी, है ना। अगर वो रिंग बना देते हैं तो इसको हम एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। और तीसरा एक और टाइप है सल्फर कंटेनिंग। अगर अमीनो एसिड में सल्फर और जुड़ा हुआ है तो उसको हम सल्फर कंटेनिंग बोलेंगे, है ना। तो नॉन पोलर जो है वो फिर तीन टाइप के हो गए, एलिफेटिक, चेन वाले, एरोमेटिक, रिंग वाले, और सल्फर कंटेनिंग जिनमें सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। इनके भी एग्जाम्पल याद रखना है आपको। देखें आप कौन कौन से एग्जाम्पल हैं भाई। एलिफेटिक में अपने ग्लाइसिन है, एलिनिन है, विलाइन है, ल्यूसिन है और आइसोल्यूसिन है। ये जो है पांच एलिफेटिक में अंदर आएंगे अपने, ग्लाइसिन, एलिनिन, विलाइन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। एरोमेटिक के अंदर आएंगे अपने हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन और फेनिल एलिनिन और टायरोसिन। ये चार जो होंगे वो हमारे एरोमेटिक के अंदर आएंगे, है ना। अब इसमें हिस्टिडीन जो होती है इसकी रिंग को स्पेशल एक नाम भी दिया है, इमेडिजोल रिंग। ये अपना आगे चल के अपन पढ़ेंगे इमेडिजोल। इंडोल, इंडोल टेस्ट अपन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे ना, माइक्रोबायोलॉजी में ही आते हैं दोनों, इमेडिजोल भी और इंडोल भी। तो इंडोल रिंग जो होती है वो ट्रिप्टोफान में होती है और इमेडिजोल जो रिंग होती है वो हिस्टिडीन में होती है, ठीक है। बाकी फेनिल एलिनिन और टायरोसिन ये दोनों भी फिर एरोमेटिक के अंदर ही आएंगे। स्लफ वाला एग्जाम में पूछा है सर, कई बार आया है। स्लफ वाला कौन सा? आर साहू, स्लफ वाला मैं समझा नहीं आप क्या बोल। अच्छा सल्फर वाला पूछा है, ओके ओके। हाँ देखो ये क्लासिफिकेशन में जिनमें एग्जाम्पल ज्यादा हैं उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल कम हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले अपन एसेंशियल की बात कर रहे थे, तो सेमी एसेंशियल में सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं, है ना। तो दो याद रखना भी इजी है और एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट होती है। इसी तरह से अपन यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो सल्फर कंटेनिंग में सिर्फ दो ही आ रहे हैं, एक सिस्टीन आ रहा है, दूसरा अपना मेथोनिन आ रहा है। तो जब भी इस तरह से एग्जाम्पल सिर्फ एक या दो ही होते हैं जो ज्यादा स्पेशल होते हैं, एग्जाम में भी अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन भी उन्हीं से ही बनते हैं। अगर एग्जाम्पल ज्यादा है तो उनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते, ठीक है। तो सल्फर वाला आया है किसी एग्जाम में, मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन किस में आया पता नहीं, आया है वाकई में, मुझे भी ऐसा ध्यान आ रहा है सल्फर कंटेनिंग से क्वेश्चन आ चुका है। एक बार इससे भी एक बार हिस्टिडीन से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कौन सी रिंग होती है इस तरह से, ठीक है। प्रीवियस के पेपर के जो क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में, थोड़ी बहुत उनमें एडिटिंग होना बाकी है। एक दो स्टूडेंट ने मुझसे फोन करके बोला सर प्रीवियस पेपर आप अपलोड कर दो, तो वो प्रीवियस पेपर मैं एक बार अपलोड कर दूंगा। तो आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूरे जमे हुए हैं, कि कौन से टॉपिक से कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे, वो सब कुछ आप लोग एक बार देख लेना, तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस पेपर से काफी कुछ आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कहाँ से नहीं बनते हैं। और अपनी जो थ्योरी चल रही है, जो थ्योरी की क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, वो मैंने काफी रिसर्च करके 7-8 साल में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसी के आधार पर ही पूरी थ्योरी बिल्कुल ग्रुप 5 को टारगेट करके ही थ्योरी बनाई है भाई, है ना। तो उसमें अपना जितना भी जो फालतू का मटेरियल है वो अपन बिल्कुल भी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, है ना। अभी अपन अमीनो एसिड देख रहे थे, अब अपन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अपन ने समझ लिया कैसा होता है। प्रोटीन, अब देखो हालांकि प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से ही, लेकिन एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग होगा, अमीनो एसिड का अलग होगा। अमीनो एसिड भाई आप इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे याद रख सकते हो कि भाई समोसा बनाना है तो उसमें चटनी को अलग से पहले बनाना पड़ेगा, और फिर चटनी उसमें डाल के फिर समोसा बनेगा तो फिर अलग बनेगा, है ना। तो चटनी को अपन ने अलग से सीखा है कि वो किस तरह से बनती है समोसे की, समोसे के अंदर का जो मटेरियल होता है वो कैसे बनता है ना, आलू आलू डालते हैं उसमें, सब्जी वब्जी कौन सी डालेंगे, है ना। तो वो भी अपन ने सीख लिया अमीनो एसिड को। अब पूरा समोसा ही बनाना है तो वो कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान करके आप याद कर सकते हो। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, किस किस तरह से हो सकता है भाई, हमारा 4 टाइप से हो सकता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्सरी और चौथा है क्वाटनरी।
नाम तो बड़े सिंपल हैं इनके। प्राइमरी जो शुरुआत है, अपने बच्चे भी पढ़ते हैं तो प्राइमरी से ही शुरुआत करते हैं ना, प्राइमरी शुरुआत जहां से हो रही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें अमीनो एसिड एक लंबी चेन के फॉर्म में होगा। एक लंबी चेन अगर बन रही है तो वो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। दूसरा अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये हेलिक्स बनाएंगे, है ना, थोड़ा और डिटेल में अपन चलते हुए चलेंगे। ये जो चेन है, अगर ये चेन थोड़ी सी घुमावदार हो जाए, हेलिक्स बना ले, तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर तीसरा है कि भाई अगर ये जो वो घूम रही है चेन, उसको भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि किस दिशा में। देखो ऊपर का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उस स्ट्रक्चर में चेन जो है वो बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अपन डीएनए आरएनए होता है तो वो भी फिक्स डायरेक्शन में होता है ना, तो ये फिक्स डायरेक्शन में अगर जा रही है चेन तो वो हमारा सिर्फ सेकेंडरी में आएगा। लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर 3D डायमेंशन में अगर वो चेन बन रही है, जैसे इस तरह में आप देख रहे हो ना, जैसे मान लो एक धागा है, धागा किसी भी जाके डायरेक्शन में जाकर अगर वो स्ट्रक्चर बना लेता है तो वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर वो होगा वो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर जब आपस में बहुत सारे जुड़ेंगे तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। थोड़ा और डिटेल में समझते हुए चलते हैं अपन इसको। चारों ही अमीनो एसिड पहले तो देख लिया आपने भाई, अमीनो एसिड का अपन ने स्ट्रक्चर देख ही लिया था, है ना। अमीनो स्ट्रक्चर तो सिर्फ इतना है। अपन प्रोटीन की बात करें अगर अपन, तो प्रोटीन में यहाँ पर जो आपको एक डॉट दिख रहा है ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा आपको डॉट दिख रहा है वो दूसरा अमीनो एसिड है ना। तो जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो ये आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा क्योंकि वो अमीनो एसिड के अंदर है, लेकिन उनके चेन को बीच में भी एक और बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइम पर एक और बॉन्ड हो जाता है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर जब टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनके में एक और बॉन्ड ऐड हो जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। तब उनके फिर टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बार इसको थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी के थ्रू अपन समझते हुए चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 4 टाइप के अपन ने देखे भाई, कौन कौन सा। पहला प्राइमरी। प्राइमरी में सिर्फ एक लीनियर स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। लीनियर मतलब एक चेन बन रही है, एक जैसे अपने माला पहनते हैं ना अपन, जो महिलाएं होती हैं माला पहनती हैं, है ना, कई बार पुरुष भी पहनते हैं, तो एक माला अगर बन रही है तो वो हमारी माला क्या हो जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन यही माला अगर ट्विस्टिंग हो जाए, ट्विस्टिंग पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाए, तो इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। किसका सेकेंडरी, प्रोटीन का, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ट्विस्टिंग का मतलब क्या भाई, माला सीधी ना होकर घुमावदार हो रही है। अब ये घुमावदार दो तरीके से कैसे हो सकती है, दो में से पहला टाइप अल्फा कहलाएगा, दूसरा वाला बीटा प्लेटेड सीट कहलाएगा। एक बार फिर से आप देखो जो स्ट्रक्चर अपन ने देखा, इसमें आप स्ट्रक्चर में देखोगे एक वाला पहला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसमें स्ट्रक्चर में चेन कुछ इस तरह से है ना, जैसे अपना डीएनए आरएनए है ना। अगर इस तरह की घुमावदार चेन बन रही है तो वो हमारी अल्फा हेलिक्स कहलाएगी। अगर ये सीट टाइप की बन रही है, सीट कौन सी, जो हमारे घरों की चादरें होती, तो घरों की चादरों की तरह अगर वो स्ट्रक्चर बना रहा है, सीट बना रही है, तो उसको हम बीटा प्लेटेड सीट कहेंगे। तो अपन सेकेंडरी में भी बात करें तो सेकेंडरी भी फिर दो टाइप के हो सकते हैं, पहला अल्फा वाला, दूसरा वाला बीटा वाला। अल्फा वाले में सिर्फ एक सिंगल हेलिक्स बनेगी, जबकि बीटा वाले में सीट बन जाएगी। सीट जैसे अपने घरों की चादर होती है उस तरह की स्ट्रक्चर जब बनता है तो वो हमारा बीटा प्लेटेड सीट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े अपन, है ना। तो सेकेंडरी में ट्विस्ट हो जाता है, और ट्विस्ट में भी दो तरह से होगा। पहला, अगर सिर्फ हेलिक्स बन रहा है तो उसको अपन अल्फा बोलेंगे, अगर उसमें सीट बन रही है तो उसको अपन बीटा बोलेंगे, ठीक। तीसरा है टर्सरी। टर्सरी जो होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की थ्री डायमेंशन का स्ट्रक्चर बन जाता है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि चेन का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो ऊपर भी चली गई, नीचे भी चली गई, दाएं भी चली गई, बाएं भी चली गई, है ना। चेन जो घरों में अपन मतलब जो महिलाएं माला पहनती है, अगर उन्होंने माला गले में डाली है तो वो राउंड सी होगी, है ना। उसी चेन को अगर अपन निकाल के और हाथ में रख ले तो वो हाथ में जब रखेंगे तो चेन फिर ट्विस्ट हो जाएगी ना पूरी। तो इस तरह अगर वो ट्विस्ट हो जाती है तो वो हमारी
अब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो थोड़ी बहुत नीचे भी जाएगी, थोड़ी बहुत ऊपर भी जाएगी, थोड़ी दाएं थोड़ी बाएं, है ना। तो इस तरह से अगर वो 3D डायमेंशन में माला चलती है तो वो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, चौथा अपन ने बात किया क्वार्टनरी। तो क्वार्टनरी में एक पॉलीमरिक प्रोटीन में अलग अलग मोनोमरिक यूनिट होती है। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, अलग अलग अगर यूनिट जुड़ के आपस में कोई यूनिट बना रही है, अलग अलग टाइप की चेन, मान लो एक माला ना होकर एक साथ 4 मालाएं हैं और 4 माला फिर आपस में जुड़ गई। अब वो 4 मालाओं का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। अगर वो टर्सरी है तो टर्सरी 4 मालाएं, मतलब आप ये मान के चलो कि 4 माला है और 4 माला का कोई डायमेंशन नहीं, उनको फिर जोड़ दिया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। हीमेटोलॉजी में जब अपन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरह से ही होता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में दो जो चेन होती हैं वो अल्फा चेन होती है, दो जो चेन होती है वो बीटा चेन होती है। दो अलग अलग टाइप की चेन है। अब दो अलग अलग टाइप की चेन जो है वो आपस में जुड़ गई हैं, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। बहुत बढ़िया। हर्षित ने लिखा है कि बॉन्ड से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बॉन्ड किस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली है ये हर्षित ने। बॉन्ड वाकई में इंपोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर आज के टॉपिक में, ये इतना जो पार्ट है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इतना पेज तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, है ना। बॉन्ड का हर्षित ने लिखा, तो बॉन्ड को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सेकेंडरी में पेप्टाइड तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक और होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। टर्सरी और क्वार्टनरी इन दोनों में पेप्टाइड तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में एक और होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है वो प्रोटीन के सिर्फ टर्सरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होगा। सिर्फ क्वार्टनरी और टर्सरी दो तरह के स्ट्रक्चर में ही हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। बिंदेश्वरी लिखा थी 3D का मतलब जो होता है वो अंदर से कैसा दिखता है। बिंदेश्वरी 3D का मतलब दिखना, 3D का मतलब कोई डायमेंशन नहीं है उसका कोई। भाई 3D जैसे अपन आप लोगों ने 3D मूवी देखी होगी, तो 3D मूवी में जितने जो भी इमेज चल रही है वो हर एक डायरेक्शन में चलती है ना, लेफ्ट में भी राइट में भी, किसी भी डायरेक्शन में। आप तो सिर्फ इतना मान के चलो कि कोई एक माला है, अगर माला को अगर अपन घुमा फिरा के रख दो, है ना, इस तरह से अगर घुमा फिरा के रख दो तो कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं हुआ, तो इसको अपन बोलेंगे 3D। 3D क्यों बोला अपन ने इसको, क्योंकि 3 डायरेक्शन हो गए। एक देखो 3 डायरेक्शन कौन कौन से हो गए अपने, ऊपर और नीचे एक डायरेक्शन ये हो गया, है ना, एक दाएं और बाएं एक डायरेक्शन ये हो गया, और एक अपना आगे और पीछे। तो ये 3 तरह के डायमेंशन होते हैं अपने। तो इन तीनों ही तरह के डायमेंशन में जब स्ट्रक्चर होता है तो ये अपने 3D कहलाएगा, है ना। ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे, ये 3 तरह के डायमेंशन को अपन 3D डायमेंशन कहते हैं। तो किसी भी दिशा में अगर जा रही है चेन तो उसको अपन 3D डायमेंशन कहेंगे। ठीक है भाई। हर्षित ने लिखा 3D ऐसा है कि साइड से एक जैसा ही दिखता है। बहुत बढ़िया, साइड से लेकिन वो एक जैसा ही दिखेगा। चलो, ये अपन ने देखे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के टाइप। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ना, स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं वो एक अलग चीज है, फिर प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं वो फिर एक अलग चीज है। प्रोटीन की अगर अपन टाइप की बात करें, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होंगे हमारे। कौन कौन से 3 टाइप के होंगे, पहले होंगे सिंपल प्रोटीन, दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड, और तीसरे होते हैं डिराइव्ड। कल के टॉपिक से मैच कर रहा है ये टॉपिक। कल अपन ने जब लिपिड पढ़े थे, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड, ध्यान में आ रहा है ना। अपन बायोमोलिक्यूल एक साथ पढ़ी इसीलिए रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, तो अपन को पढ़ने में समझ में आता है। अपन ने लिपिड पढ़े तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। अब कंपाउंड की जगह पर जब प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में कॉन्जुगेटेड शब्द आ जाता है, कंपाउंड ना होकर कॉन्जुगेटेड शब्द आ जाता है। लेकिन अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में बिल्कुल मिलता जुलता है। जो प्रॉपर्टी वहां पर थी लिपिड में, सिंपल में, कंपाउंड में और डिराइव्ड में, वही की वही सेम चीज यहाँ पर है। सिंपल प्रोटीन की बात करेंगे तो सिंपल प्रोटीन में हाइड्रोलिसिस करने पर इसमें सिर्फ अमीनो एसिड ही टूटेंगे। जब इसको तोड़ेंगे अपन तो इसमें से सिर्फ अमीनो एसिड ही निकलेगा और कुछ इसमें से नहीं निकलेगा। सिंपल प्रोटीन जो होंगे वो सिर्फ अमीनो एसिड से ही मिलकर बनेंगे, उनमें कोई अलग से कोई चीज नहीं होगी, है ना, सल्फर वगैरह या दूसरी चीजें नहीं होंगी, है ना।
सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, ऐसी कोई चीज उसमें अलग से ऐड नहीं होती। तो जिनमें सिर्फ अमीनो एसिड ही होते हैं, जिनमें सिर्फ अमीनो एसिड होंगे उनको अपन अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। तो जिनमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड होते हैं उनको अपन सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखें आप कौन कौन से हैं भाई अपने लिए इंपोर्टेंट। पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो वाटर में तो सॉल्युबल होता है, लेकिन हीट करने पर वो कोगुलेट हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एल्ब्यूमिन। अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं। यूरिन में जब अपन एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं तो उसको अगर अपन गर्म कर दो तो वो कोगुलेट हो जाता है ना। तो एल्ब्यूमिन की प्रॉपर्टी है, वाटर में तो सॉल्युबल है लेकिन गर्म करेंगे तो कोगुलेट हो जाएगा। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। दोनों अलग अलग हैं प्रोटीन। एल्ब्यूमिन कैरियर प्रोटीन होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। भाई कैरियर प्रोटीन वही हो सकता है जो वाटर में सॉल्युबल हो, अपने ब्लड के साथ साथ बहता जाए, है ना। तो एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और लेकिन हीट करने पर ये कोगुलेट हो जाता है। जबकि जो ग्लोबुलिन जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वाला वेट होता है और इसका जो नाम है वो ग्लोब से मिलकर बना है। ग्लोब कैसा होता है? गोल। ग्लोब कैसे होते हैं? गोल। और गोल स्ट्रक्चर होने की वजह से इस वाले प्रोटीन को अपन ग्लोबुलिन कहते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तीसरा अपना हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है वो अमीनो एसिड हिस्टिडीन से मिलकर बना है होता है। इसका जो नाम है वो क्यों है? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड इसमें ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, इसलिए अपन उसको, उसका जो नाम रखा अपन ने उसका हिस्टोन रखा है। और हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन होती है उसमें इसी टाइप का ही प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक और अगला है प्रोटामिन। प्रोटामिन के बारे में राजेश्वरी ने लिखा, सबसे छोटा प्रोटीन होता है, राजेश्वरी ने लिखा, बहुत बढ़िया। सिंपलेस्ट प्रोटीन है। सिंपलेस्ट प्रोटीन क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 8 ही अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना आपको, प्रोटामिन जो होगा वो सबसे छोटा प्रोटीन है। और सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 8 अमीनो एसिड हैं, जबकि ज्यादातर प्रोटीन में अपन ने देखते हैं कि 16 से लेकर 20 तक भी अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोटीन में। ठीक, आगे बढ़े, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पे चलेंगे भाई। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन से होंगे? जिनमें नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ साथ ये कंबाइन होते हैं। अगर अलग से मतलब प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल अपन ने कौन कौन से देखे थे? अमीनो ग्रुप देखा था और कार्बोक्सिल ग्रुप देखा था। तो उनके अलावा अगर कोई और चीज जुड़ी है और कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसको, इस तरह का जो प्रोटीन होगा उसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। ये बात, ये जो डेफिनेशन है ये अपने लिपिड में भी लागू हुई थी। लिपिड में भी ऐसा ही होता है भाई। लिपिड के मॉलिक्यूल के, लिपिड के कंपाउंड के साथ अगर कोई दूसरी चीज जुड़ जाती है तो वो हमारी कंपाउंड लिपिड कहला जाती है। ठीक है, अब इसमें जो चीज अलग से जुड़ रही है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो अलग से जुड़ रहा है और उसी के नाम के ही आधार पर इसका नाम हो जाएगा। जैसे मान लो न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में तो इसको अपन न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया तो उसको हम फॉस्फोप्रोटीन कहेंगे। अगर ग्लूकोज जुड़ गया है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और अगर लिपिड जुड़ गया है तो उसको हम लाइपोप्रोटीन कहेंगे। लाइपोप्रोटीन कल की क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। क्या देखा था भाई अपन ने? लाइपोप्रोटीन, 4 तरह के लाइपोप्रोटीन पढ़े थे अपन ने। और अपन ने यही डिस्कस किया था कि लिपिड अकेला नहीं जा पाता तो प्रोटीन उसको लेके जाएगा, और प्रोटीन उसके साथ जुड़ गया है तो एक अलग मॉलिक्यूल बन गया है, उसी को अपन ने लाइपोप्रोटीन कहा, है ना। तो लाइपोप्रोटीन में क्या होगा? लिपिड जो होगा वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मेटालोप्रोटीन हो सकता है, इसमें मेटल आयन अगर जुड़ जाए तो मेटालोप्रोटीन। अगर कोई कलर्ड सबस्टेंस जुड़ गया है, कलर्ड कंपाउंड जुड़ गया है तो उसको अपन क्रोमोप्रोटीन कहेंगे। ये एग्जाम में आ चुका है क्रोमोप्रोटीन एक बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अलग से कोई चीज जुड़ेगी तो उसको अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे और उसके आधार पे ही उसका नाम हो जाएगा, है ना। ये अपन ने पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड जुड़ा तो न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा तो फॉस्फोप्रोटीन, ग्लूकोज जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड जुड़ा तो लाइपोप्रोटीन, मेटल आयन जुड़े तो मेटालोप्रोटीन और कलर्ड कंपाउंड जुड़ा तो क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, इसके बाद में अगला और आखिरी आता है अपना डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड लिपिड भी अपन ने पढ़े थे। डिराइव्ड प्रोटीन कौन से होते हैं? जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जब वो टूटते हैं तो टूटने के बाद जब प्रोटीन बनेंगे तो वो हमारे डिराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। यही सेम डेफिनेशन अपनी लिपिड में भी थी। लिपिड में अपन ने पढ़ा कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड जब टूटते हैं तो जो लिपिड बनते हैं उनको अपन डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। यही चीज यहाँ पर आ जाती है ना, इसीलिए अपन एक साथ इन चीजों को पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। दीपक ने लिखा है कि हीट एड एसिडिक एसिड में अपन
एल्विन टेस्ट लगाते हैं। बढ़िया। तो ये क्लासिफिकेशन था भाई प्रोटीन का भी और अमीनो एसिड का, दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। अमीनो एसिड को अलग से पढ़ना है कि अमीनो एसिड कौन कौन से टाइप के हैं, प्रोटीन कौन कौन से टाइप के हैं। थोड़े से कंफ्यूज जरूर करते हैं, लेकिन टॉपिक टफ नहीं है, टॉपिक अच्छा टॉपिक है, आराम से इजीली समझ में आ जाता है। थोड़ा सा याद करने में जरूर, मेमोराइज करने में जरूर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो कि कोई नाम को याद करना है आपको, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो, वो आपको मेहनत करना है। चलो आगे चलते हैं, अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। जब अपन प्रोटीन को खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में किस तरह से पचेगा। यही चीज अपन ने कार्बोहाइड्रेट में भी देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट अपन खाएंगे तो किस तरह से पचेगा। लिपिड में भी यही देखी थी अपन ने, लिपिड जब अपन खाएंगे तो वो किस तरह से बॉडी में पचेगा, है ना। तो सेम है ना तीनों टॉपिक लगभग, लेकिन थोड़ी थोड़ी थ्योरी अलग अलग है। प्रोटीन के मामले में बड़े सिंपल सी होती है इसका मेटाबॉलिज्म। कैसे होता है भाई, वेरियस एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा प्रोटीन टूटता है और टूटकर वो अमीनो एसिड बने, बहुत सारे अमीनो, जो भाई प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन। अपन ने अभी क्या देखा था, अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बना रहे थे, है ना। तो हम जब प्रोटीन खाते हैं तो हमारे स्टमक में एंजाइम जो होते हैं, कौन से भाई, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये करके अपन ने एंजाइम पढ़े थे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ध्यान होगा आपको, है ना। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ देंगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा आप बताना मुझे, अपन ने पढ़ा है, चैट में देख रहा हूं मैं आप लोगों का। तो प्रोटीन को भी एक एंजाइम तोड़ेगा, कौन सा तोड़ेगा, आपका मैसेज वेट कर रहा हूं मैं। प्रोटीन को जब तोड़ेगा तो ये प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएंगे, छोटे छोटे अमीनो एसिड में टूटेंगे। अमीनो एसिड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर जब ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत बढ़िया, एमाइलेज, बिल्कुल सही, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी अपन उनको बोलते हैं, कपिल ने कहा, पेप्सिन, एमाइलेज रावत ने कहा, चलो बढ़िया। अमीनो एसिड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड सर्कुलेशन में, और फिर एब्जॉर्ब होकर वो पहले लीवर में, और लीवर के बाद में फिर पूरी बॉडी में ये अमीनो एसिड पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये नाम अमीनो एसिड से दोबारा से प्रोटीन बनता है, या फिर दूसरे कोई और स्ट्रक्चर के फॉर्मूला बन सकते हैं, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड है इनका यूज जो होता है वो फंक्शनल प्रोटीन बनाने में किया जाता है, या फिर एनर्जी के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें अपनी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए है तो अमीनो एसिड के थ्रू भी अपन एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन का जब टूटे हैं अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में अपन ने क्या देखा था, एक तरफ NH2 था, दूसरी तरफ COH था। क्या था भाई, एक बार इसका अपन स्ट्रक्चर बनाया तो एक तरफ क्या था, NH2 था, और दूसरी तरफ COOH था। अगर ये टूटता है अमीनो एसिड, है ना, ऊपर और नीचे तो चेन थी तो उनके बारे में बात नहीं कर रहे अपन, अगर टूटता है तो COOH है, इसमें COO से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, H जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है या दूसरे मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये NH यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो NH3 बना लेगा। NH3 जो होगा वो अमोनिया होता है, ठीक है। NH2 या NH3 बना लेता है, और ये जो होता है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो जब भी अमीनो एसिड टूटेंगे तो टूटने के बाद उनसे अमोनिया रिलीज होता है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। तो लीवर जो होता है वो लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यूरिया में क्यों कन्वर्ट किया है, ताकि जब वो आगे किडनी में पहुंचे तो किडनी के थ्रू वो यूरिया यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो जरूरी नहीं है, हार्मफुल है ना। तो यहाँ से जो NH2 निकला है वो अमोनिया बनाता है, और अमोनिया जो होता है वो हार्मफुल होगा, इसकी वजह से लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा। अब ये कैसे करेगा, इसकी पूरी प्रोसेस, यूरिया साइकिल अपन आगे चल के RFT टेस्ट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अपन देखेंगे कि यूरिया किस तरह से बनता है। तो स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी आगे चल के और कंटिन्यू होने वाली हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कुछ चीजें कंटिन्यू होंगी, लिपिड में भी कुछ चीजें कंटिन्यू होंगी। इसी तरह से प्रोटीन में भी एक यूरिया साइकिल आता है कि यूरिया किस तरह से बनता है, वो अपन अपने RFT वाले टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये जो यूरिया है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा,
ताकि हमारी बॉडी से ये बाहर निकल जाए। ठीक ठीक है, तो भाई हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन, बड़ा अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को जरूर आपको याद करना पड़ेगा। लाइपेज तो बिल्कुल नहीं होगा, सखाराम ने लिखा है लाइपेज, तो वही लिपिड में अपन पढ़ चुके हैं। एमाइलेज ट्रिप्सिन में आप लोग कंफ्यूज हो रहा है कि एमाइलेज होगा कि ट्रिप्सिन होगा। पढ़ना आप लोग है ना थ्योरी को एक बार कि कौन सा अपन ने एंजाइम पढ़ा था, है ना, फिर अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, कल अपन मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। अब मुझे इजाजत दें, ट्रिप्सिन है काजल लिखा है, चलो कल डिस्कस करेंगे। एक बार देखना आप थ्योरी पे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग एंजाइम को पढ़ना और एंजाइम में देखना कि प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करेगा। कल क्लास शुरू होगी तो मैं एंजाइम पे थोड़ा सा बात करूंगा। चलो एक लंबा सा मैसेज दीपक का ओझा का, क्लियर समझ में आ गया है, रीड करने पर भी नहीं आता है समझ में। ओके चलो, बाकी और किसी ने कोई डाउट तो नहीं पूछा है भाई? नहीं पूछा, चलो बढ़िया। चलो तो मिलते हैं कल भाई, तब तक के लिए इजाजत दें, जय हिंद।